नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार के दौर में दो तरह का विस्तारवाद चल रहा है। विस्तारवादी राजनीति के तहत विपक्षी दलों को तोड़कर उनकी सरकार गिराई जाती है, तो अपने कुछ खास अफसरों को 5-5 साल के लिए सेवा विस्तार दिया जाता है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उनका तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया था, मगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि कम से कम 15 अक्टूबर तक इस पद पर बने रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 अक्टूबर नहीं, 15 सितंबर की आधी रात के बाद से इस पद पर नहीं रहेंगे। इस केस को सुनते हुए जस्टिस BR गवई ने पूछा था कि यदि एक अफसर नहीं है तो काम ही नहीं होगा। अगर मैं कल नहीं आऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा। क्या हमारे सामने ऐसी तस्वीर रखी जा रही है कि संजय मिश्रा के अलावा पूरा डिपार्टमेंट नकारा लोगों से भरा हुआ है? मैं किसी का नाम नहीं जानता, मगर इन टिप्पणियों को सुनकर न जाने कितने IAS IPS खून के आंसू रो रहे होंगे कि उनका चांस खत्म हो गया, मगर बेचारे किसी को इस दौर में व्हाट्सएप भी नहीं कर पाते होंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं। 4 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को अगले 1 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया। उसके पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भी सेवा विस्तार दिया गया है। मोदी सरकार में विस्तार पर चल रहे अफसरों की कथा उनके सहयोगी ही विस्तार से बता सकते हैं, जानते भी होंगे। 82 बैच के राजीव गौबा 2019 से ही कैबिनेट सचिव के पद पर हैं। उन्हें तीसरी बार 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। अब वे 2024 के चुनाव के बाद तक इस पद पर रहेंगे। आमतौर पर कैबिनेट सचिव का पद नियुक्ति के समय से 2 साल के लिए माना जाता है। यूपीए के समय भी चंद्रशेखर 4 साल तक इस पद पर रहे, मगर राजीव गौबा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वे कैबिनेट सचिव के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले भारतीय होंगे। आप सोचिए, 1983, 1984, 1985, 1986 बैच के किसी वरिष्ठ और योग्य IAS अधिकारी को इस पद पर पहुंचने का मौका नहीं मिला होगा। यही नहीं, अजय भल्ला 4 साल से गृह सचिव के पद पर बने हुए हैं। हालिया इतिहास में शायद ही कोई इस पद पर इतना लंबा रहा होगा। इन्हें भी 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है और 1 और साल के लिए मिला है। अजय भल्ला 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। इस समय भारत सरकार में 1987 से लेकर 1992 बैच के अफसर सचिव के पद पर हैं। यानी गृह सचिव के पद पर 1985, 1986 और 1987 के अफसरों को चांस ही नहीं मिला। यूपीए का टाइम होता तो 5-5 साल से कैबिनेट सचिव और 4 साल से गृह सचिव के पद पर खास अफसरों को बिठाए रखने को लेकर कई IAS अफसर अच्छी अंग्रेजी में लेख लिख रहे होते, जिससे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र तो जरूर पढ़ रहे होते। आमतौर पर ऐसे जागरूक अफसर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में लिखा करते थे। कई बैच के अफसर कैबिनेट सचिव और गृह सचिव नहीं बन पाए। ये नुकसान तो हुआ ही उनका। प्रशासनिक सुधार की चिंता में इनके अच्छे लेखों से आप पाठक भी वंचित हो गए, क्योंकि अब ये लिख नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि आर्टिकल लिखने वाले IAS अफसर काफी सुधर गए हैं। रिटायर होते ही पब्लिक स्पेस से गायब नजर आते हैं। सरकार की आलोचना तो इनसे संभव ही नहीं। यही नहीं, आप एक और चीज नोट करेंगे, बल्कि किसी को रिसर्च करना चाहिए कि 2014 के बाद चुनाव आयोग से रिटायर होने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अखबार में लिख रहे हैं या नहीं, टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं या नहीं, पब्लिक में बोल रहे हैं या नहीं। 2014 के पहले इन पदों से रिटायर होने वाले कितना लिखा और बोला करते थे, उससे तुलना कर सकते हैं आप। मेरा अंदाजा है कि कुछ अपवाद को छोड़ दें तो 2014 के बाद से रिटायर होने वाले आयुक्तों में से किसी का आर्टिकल ना तो हिंदू में दिखता है ना एक्सप्रेस में। जरूरी नहीं कि वे लिखे ही, मगर अब तक परंपरा तो रही है कि इन पदों से रिटायर होने वाले चुनाव आयुक्त चुनावों के दौरान लिखा करते थे, इंटरव्यू दिया करते थे। आजकल क्या करते हैं किसी को पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे उन सवालों से बच रहे हैं जिन्हें पूछ दिया गया तो लाइव इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। पर आपने इसे नोट क्यों नहीं किया? अब तो नियम बन गया है कि अगर आप चुनिंदा खुफिया या सुरक्षा संबंधित विभाग से रिटायर हुए हैं तो पब्लिक में बोलने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी।
इसके खिलाफ 109 पूर्व अफसरों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अब रिटायरमेंट के बाद ये लोग अपनी आत्मकथा भी नहीं लिख पाएंगे। कितना बुरा दिन आ गया इनका। सुपर पावर इंडिया बनाने चले थे ये लोग, इन्हें लिखने बोलने का पावर नहीं बचा। अब आगे बढ़ते हैं। 3 महीने से मणिपुर नहीं संभल रहा है, जिसकी आबादी मात्र 32 लाख है, मगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूर्व की सरकारें होती तो दूध 300 रुपए लीटर मिलता और दालें 500 रुपए किलो। जिस समय टमाटर कई शहरों में 200 से 250 रुपए किलो बिक रहा है और अदरक 380 रुपए किलो तक बिक रहा है, उस दौर में प्रधानमंत्री आपको समझा रहे हैं कि ये जो महंगाई है ये तो कुछ भी नहीं है। पूर्व की सरकारें होती तो कितनी होती। कमाल का लॉजिक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिल तो मारे खुशी के जमीन पर लौट जाएंगे, कुर्ता फाड़ लेंगे अपना। एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 से जून 2023 के बीच दूध 10% से अधिक महंगा हुआ है। पिछले 5 साल में दूध करीब 35% महंगा हुआ है। मगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप यह सोचें कि पूर्व की सरकारें होती तो और कितना महंगा होता। यही फायदा होता है जब जनता धर्म की राजनीति के असर में सोचना समझना बंद कर देती है। पहले धर्म के नाम पर असुरक्षा का भाव पैदा करो कि हम नहीं होंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा। अब अर्थव्यवस्था के नाम पर असुरक्षा का भाव पैदा करो कि ये जो महंगाई है ये तो कुछ भी नहीं। अगर पूर्व की सरकारें होती तो पेट्रोल न जाने किस भाव पर मिल रहा होता। मेरी समझ से आप घर में एक चार्ट पेपर रखिए, उस पर 2 कॉलम बनाइए। एक का नाम दीजिए मोदी सरकार और दूसरे का नाम दीजिए पूर्व की सरकारें। आज जो भी चीजें महंगी हो गई हैं उसे मोदी सरकार वाले कॉलम के नीचे लिखते जाइए, फिर उसका कई गुना दाम बढ़ाकर पूर्व की सरकार वाले कॉलम के नीचे लिखते जाइए। फिर खुद को कोसिए, छाती पीटिए कि आपने कैसे समझ लिया कि अभी जो बीमा का प्रीमियम बहुत महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, स्कूल और अस्पताल की फीस महंगी हो गई है, उसे आपने महंगा समझने की गलती कैसे कर दी। फिर कान पकड़कर उठक बैठक अपने घर में ही कीजिए और जो भी चीज महंगी लगती है उसे परिवार के सामने सस्ती घोषित कर दीजिए। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नहीं होने का देश को यही सबसे बड़ा फायदा है कि देश भर में 150 से 250 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं वो ऐसे सोचें कि अच्छा है मोदी जी हैं, पूर्व की सरकारें होती तो टमाटर 800 रुपए किलो बिक रहा होता, इसलिए 250 का रेट सस्ता माना जाए। व्हाट्सएप अंकिल तो सोसाइटी के गेट पर कुर्ता फाड़ डांस करने लग जाएंगे। तो आइए आप सभी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पेट्रोल, टमाटर, प्याज, दाल, जीरा और दूध सस्ता होने पर हाथ में मिट्टी उठाकर कसम खाइए कि इससे सस्ता कभी नहीं खाया ना देखा। एक सेल्फी लेकर माई बैड लक पर अपलोड कर दें। लोग ने टमाटर खरीदना खाना कम कर दिया है, बंद भी कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी गरीबों के मसीहा हैं। यही है जो 1 किलो ले जाता था वो पावर ले जा रहा है, और मान लीजिए जो बेचने वाले 25 किलो ले जाते थे वो सीधे 5 किलो पे आ गए। 50 किलो ले जाने वाले 5 किलो ले जा रहे हैं। बिक्री बहुत कमज़ोर है। टमाटर जो यहाँ पे 5-6 गाड़ी आकर बिकती थी वो इस समय 1 गाड़ी भी नहीं आ रहा है। 50 कैरेट आ रहा है, 50 कैरेट आने के बाद उतने ही में धीरे धीरे करके बिक्री हो रहा है। बिक्री मतलब एकदम ना के बराबर है। जिसको ले जाना था चाहिए 50 किलो वो मात्र 5 किलो ले जा रहा है। तो महंगाई से निराश लोगों के लिए गर्व करने का एक नया कार्यक्रम आ रहा है। जल्दी ही उन्हें अपनी हथेली पर मिट्टी लेकर सेल्फी खिंचानी होगी और सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। मेरी मिट्टी मेरा नमन नाम है इस अभियान का। 2022 में घर घर तिरंगा हुआ था, काफ़ी वक्त हो भी गया है, इसलिए नया अभियान आ रहा है ताकि 250 रुपया किलो टमाटर खरीदने या नहीं खरीद पाने वाले लोग देश से निराश न हो जाएं। 10 साल पहले जब पेट्रोल 70 रुपया लीटर था तब कितना हंगामा होता था। तब मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगा जाता था। मनमोहन सिंह को यह समझ नहीं आई कि कह दें कि 2004 की वाजपेयी सरकार होती तो पेट्रोल 500 रुपया लीटर होता, अभी तो 70 रुपया लीटर मिल रहा है, फिर जमकर वोट भी मिलता। मणिपुर को लेकर सरकार का भी लगता है ऐसा ही कुछ नजरिया है। अब तो कई शहरों में न जाने कितने महीनों से लोग 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में तो मिल ही रहा है। बाकी शहरों में भी रेट 95 से 100 रुपया लीटर है।
लोग खुशी खुशी दे रहे हैं ताकि उन्हें ये लेक्चर सुनने को मिल जाए कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस खुशी में अगर आप 100 रुपये लीटर पेट्रोल ना भराएं तो अच्छा नहीं लगता है। जनता ने महंगाई को लेकर बहस छोड़ दी है या मीडिया ने, यह साफ नहीं, क्योंकि जनता वही देख रही है जो मीडिया दिखा रहा है, इसलिए शक दोनों पर जा रहा है। घर खरीदने वाले और खरीद चुके लोग पेट्रोल और टमाटर के दाम के साथ एक और मामले में एडजस्ट कर रहे हैं। एक प्राइवेट कंसल्टेंट एनरॉक की रिपोर्ट है कि किफायती हाउसिंग सेगमेंट में ईएमआई पिछले 2 साल में 20% बढ़ गई है। 20 साल में जो ब्याज है वो मूलधन से ज्यादा हो गया है। फ्लोटिंग ब्याज दरें 2021 में 6.7% थी, अब 9.15% हो गई। इस कारण किफायती सेगमेंट में घरों की बिक्री में 20% की गिरावट भी आई है। द प्रिंट में पत्रकार TN नाइनन ने लिखा है कि भारत तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। सऊदी अरब की GDP 2022 में 8.7% की दर से बढ़ी है और वियतनाम की 8% की दर से। 2023 की पहली तिमाही में फिलीपींस की GDP 6.4% रही है भारत से आगे। हालांकि ये सभी आकार के मामले में भारत से छोटी अर्थव्यवस्था हैं। अमेरिका को कपड़ा निर्यात करने के मामले में वियतनाम चीन की बराबरी करने लगा है। भारत सरकार ने पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप माइक्रो कंप्यूटर के आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय ने यह भी साफ किया है कि दूसरे देशों की यात्रा से लौट रहे विमान यात्री अपने साथ लैपटॉप खरीदकर ला सकते हैं, तो आप मत घबराइए, ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदने पर भी रोक नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि इस कदम से चीन प्रभावित होगा, क्योंकि भारत जितना आयात करता है उसका 75% चीन से आता है। यह भी कहा जा रहा है कि इससे एप्पल, सैमसंग, डेल को भारत में पांव पसारने में लाभ मिल सकता है, बशर्ते ये कंपनियां यहां निर्माण करें। ये कंपनियां भी अपना काफी कुछ चीन की फैक्ट्रियों से आयात करती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में टेक हार्डवेयर इंडस्ट्री की राय छपी है कि यह कदम ठीक नहीं है। पहले स्थानीय स्तर पर निर्माण का माहौल बन जाने देना चाहिए था, तब यह रोक लगती। पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि उन्हें कम से कम 3 महीने का समय मिलना चाहिए। उनका कहना है कि 90% पर्सनल कंप्यूटर का आयात होता है। अचानक रोक लगा देने से उपभोक्ताओं के लिए भी मुश्किल होगी। पर्सनल कंप्यूटर महंगे हो जाएंगे, अभी से ही महंगे होने लगे हैं। हार्ड ड्राइव से लेकर चार्जर तक के दाम बढ़ गए हैं। बाजार में चर्चा है कि इस फैसले से डीलर और स्टॉकिस्ट का मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा और इसका बोझ आम उपभोक्ता उठाएंगे। एक बार जब दाम बढ़ जाता है तब बहुत नीचे नहीं आ पाता है। बाजार से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि 5-6 साल पहले ताइवान में बाढ़ आई थी। उसके कारण हार्ड ड्राइव की कीमत भारत में 1700 से 8000 रुपए तक पहुंच गई। आज तक 1700 पर वापस नहीं आई, 3000 से लेकर 4000 के बीच रह गई है। तो एक तरह से प्राइस का बेस, आधार बढ़ जाता है। आयातकों के ऐतराज के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय ने रोक की सीमा 1 नवंबर तक बढ़ा दी है और कहा है कि आयात के जितने भी ऑर्डर हैं 31 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएं। वहीं यह भी खबर छपी है कि IT मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि आयात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फिर आप एडजस्ट भी कर जाते हैं और सोचना छोड़ देते हैं कि आपका पैसा बच क्यों नहीं रहा है। आप तो हर बात से ही आजकल एडजस्ट कर जाते हैं। तो मिट्टी का इंतजाम शुरू कर दीजिए। सेल्फी खिंचानी है और आपसे अपील की गई है, आप सभी को गर्व करना है। पेट भरे ना भरे, गर्व जरूर करें। नमस्कार, मैं रविश कुमार।